नमस्कार, खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने हालिया एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश में जाट आरक्षण को बरकरार रखा और जाट समाज की इस कानूनी लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा चर्चित शख्सियत रहे वो है श्री जगदीप धनखड़। आप पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में बातचीत के लिए धनखड़ साहब मौजूद हैं। धनखड़ साहब, स्वागत है आपका। भारत का जो संविधान है वो हर आदमी को समानता का अधिकार देता है और ये तो इस देश के संविधान की बात है। अगर हम कुदरत के संविधान की भी बात करें तो जिसके पास मेरिट है उसको सर्वोपरि होना चाहिए, जिसके पास मेरिट है उसको पहला मौका मिलना चाहिए, एक सामान्य सी बात है। तो फिर बड़ा सवाल ये उभर कर आता है धनखड़ साहब की, आरक्षण आखिर क्यों? आरक्षण एक्सेप्शन है मेरिट रूल का। आरक्षण के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ी लंबी चर्चा हुई जी, और बड़ी लंबी चर्चा के बाद उन्होंने इसकी व्यवस्था की और ये माना गया कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जी, जो हिस्टोरिकली बहुत पीड़ित रहे हैं, सोशली बहुत बैकवर्ड रहे हैं और एजुकेशनली बिल्कुल नगण्य स्थिति के अंदर हैं। तो उनके लिए भारत के संविधान में प्रावधान किया गया और प्रावधान की व्यवस्था इस तरीके से की गई कि व्यवस्था चाहे तो उनको आरक्षण का लाभ दे दे। आरक्षण किसी भी परिस्थिति में स्थायी नहीं हो सकता। आरक्षण हैज टू एंड ऑन सम डे, परमानेंट किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई तो उस समय केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य था जी। आपस में बड़ी भारी चर्चा हुई और उसके बाद उसको लागू किया गया। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें यह खास दर्शाया गया है कि आरक्षण तो ठीक है, मिल सकता है क्योंकि लंबी चौड़ी चुनौती उस समय दी गई थी, पर आरक्षण मिलने के पश्चात पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। उसका आधार यही था कि आरक्षण जिस वर्ग को मिल गया क्या वो उस स्तर तक आ गया कि अब उनसे आरक्षण विड्रॉ कर लिया जाए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं आरक्षण व्यवस्था में एक अभिशाप है। आरक्षण से बड़ी तीव्र भावना जागृत होती है। जो कानून बना इंदिरा साहनी के फैसले के बाद जी, उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया जी, कि हर 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए और यह कहा गया पहले भी समीक्षा हो सकती है। तो आरक्षण स्थायी होना यह परिकल्पना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने नहीं की थी, पर कुछ आरक्षण मिला हुआ है। इसकी तो व्यवस्था ऐसी की गई कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहें तो दे दें। 1990 से पहले ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं था जी, पर एससी एसटी का आरक्षण का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पर उसके शुरू में जो समय सीमा थी वो 10 वर्ष की थी जी। तो उनका अंदाजा था कि 10 वर्ष के आरक्षण के पश्चात स्थिति सामान्य हो जाएगी। परिस्थिति वैसे हो नहीं पाया है, पर सबसे अच्छा यही रहेगा कि आरक्षण समाप्त हो जाए, लोग उस स्तर तक आ जाएं। पर इसमें एक दूसरा मुद्दा शर्मा जी जो महत्वपूर्ण है जी, जब तक ये आरक्षण की व्यवस्था रहेगी जो लोग इसका लाभ ले सकते हैं वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मान लो ओबीसी का आरक्षण है और एक निश्चित प्रतिशत है, केंद्र में 27% है, तो यदि अगर जाटों ने प्रयास किया क्योंकि उनको लगा कि हमें इस वर्ग में होना चाहिए, अन्य जातियों ने भी किया, तो जब तक ये व्यवस्था रहेगी कि आरक्षण उपलब्ध है तब तक जो लोग इसका लाभ ले सकते हैं, जो वर्ग ले सकते हैं, जो जाति ले सकती है, वो निश्चित रूप से प्रयास करेगी। प्रयास करते हैं। अच्छा, जाट आरक्षण पर अभी जो फैसला आया धनखड़ साहब, हाईकोर्ट का जो फैसला आया, जो बहुचर्चित फैसला माना जाता रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, इसमें एक तो 15 साल के पश्चात हाईकोर्ट ने इसका निर्णय दिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इस प्रकार के मामलों को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। इतना लंबित क्यों रहा, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, व्यवस्था के ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी है। पर हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई की, हर वर्ग को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया और ये सुनवाई कई सप्ताह तक चली। उसके पश्चात ये निर्णय आया है। 15 साल का लंबा अरसा निकला, बहुत देरी हुई। कहीं कोई ऐसा लगा आपको कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी थी, सरकारों की इच्छा शक्ति की भी कमी रही? वसुंधरा जी के बारे में अभी कहा जा रहा है कि
उन्होंने दिलचस्पी ली, उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी इच्छा शक्ति काम में ली, जिसकी वजह से तेज़ी आई। जो कानूनी मोर्चे पर लड़ाई चल रही थी उसमें तेज़ी आई, देखिए वो सशक्त हुई। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सजग है जी, सामाजिक न्याय मुद्दे पर सक्रिय भी है। मैं इसी मुकदमे की बात करता हूं। जी, सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं रखी। अपने मनचाहे वकील को उन्होंने बुलाया, अपनी बातें उच्च न्यायालय के समक्ष पूरी तरह से रखी। तो सरकार ने बहुत सजग तरीके से किया और मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। राजस्थान प्रांत से ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि यह कितना जटिल भी है। तो ये अच्छा हुआ कि सरकार ने अपनी तरह से पूरी पैरवी की और उसका नतीजा भी ठीक निकला। अन्य मामलों में भी सरकार सजग है, ये मैं समझता हूँ पूरा राजस्थान जानता है। इस मुद्दे पर जो आरक्षण का मुद्दा है ये इतना टची है, इतना डेलिकेट है, ये एजिटेशन को इग्नाइट कर देता है। तो इस मुद्दे का निस्तारण जितना तीव्र गति से हो उतना समाज के हित में है और सरकार ने यह सजगता दिखाई। 1999 में जाट समाज को आरक्षण दिए जाने का, ओबीसी में शामिल किए जाने का फैसला हुआ, यानी 16 साल के करीब हो गए और इसके जो बेनिफिशरी हैं वो अगले 4-5 साल बाद इसका लाभ ले रहे होंगे। अभी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो एक बड़ा तबका है जो ये नहीं जानता कि उस वक्त जब आंदोलन हुआ तो किस तरह से आंदोलन हुआ, कौन लोग थे जिसने इसमें अपनी खास भूमिका निभाई, क्या खासियत रही इस आंदोलन की। जनसंख्या के हिसाब से जाट जाति राजस्थान में प्रमुख है। औरों के मुकाबले हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हमने आरक्षण की मांग सबसे पहले 1982 में की थी और एक प्रतिवेदन दिया था जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लोकसभा के अंदर चर्चा में आई। अखबार और टीवी उसमें ज़्यादा नहीं थे। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, पता लगा कि मंडल कमीशन ने क्यों नहीं शामिल किया। ये भी एक बड़ा सवाल है, बार बार आता रहता है। और फिर क्या है कि 1993 होते ही हमने हमारा प्रतिवेदन राज्य को दे दिया जी, और 95 में केंद्र को दे दिया। अब जाट जाति के पेशेंस को एक्सट्रीम डिग्री तक टेस्ट किया गया। जो काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कुछ महीनों में होना था, राज्य आयोग ने 5-6 साल तक उसमें कोई प्रगति नहीं की, उसको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। और जहाँ तक केंद्र की बात है, हमारा 1995 का जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी सुनवाई 2 साल बाद की। 2 साल तक वो ठंडे बस्ते में रहा और 2 साल के बाद सार्वजनिक सुनवाई होने के पश्चात 6 महीने तक उस पर विचार नहीं किया। और उसके बाद जब मामला केंद्र सरकार को भेजा तो केंद्र सरकार ने 2 साल तक उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। ऐसी परिस्थिति में जाटों के लिए आंदोलित होना स्वाभाविक था। पर यह इतिहास का पहला उदाहरण है आरक्षण के इतिहास का कि एक जाति ने आंदोलन किया पर उस आंदोलन को संजीदगी में रखा, अति संतुलित रखा, व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने दिया। आपको याद होगा जब हमने बहुत बड़ी रैली की और हमें लगा कि राज्य वाले आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, केंद्र सरकार निर्णय नहीं दे रही है, तो आखिर इतने वर्षों तक हम इंतजार कैसे कर सकते हैं। तो उस रैली में हमारे प्रमुख वक्ता बीएसपी सुप्रीमो काशीराम जी थे। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे आंदोलन की पृष्ठभूमि सामाजिक रूप से कितनी हार्मनी की थी। हमारा सदा ये कहना रहा है कि एक सामाजिक जाजम है, उस जाजम पर गुर्जर भी बैठता है, यादव भी बैठता है, अहीर भी बैठता है, माली भी बैठता है, कुमार भी बैठता है और खाती भी बैठता है जी। हम चाहते हैं वो जाजम ऐसी की ऐसी रहे। इस जाजम को 2 हिस्सों में मत बांटो। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया और जिन्होंने हमारा विरोध किया हम उनको भ्रमित मानते हैं। पर यह अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में हर बात का जवाब दिया है। तो हमारा आंदोलन बहुत कंट्रोल था। हमने आंदोलन को अनुशासन के दायरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया। और आप तो जानते हैं शर्मा जी, बहुत मुश्किल है आंदोलन अव्यवस्थित होते हुए, देर नहीं लगती है। मैं तो कुछ समय लोकसभा और विधानसभा में रहा तो किशनगढ़ का एक आंदोलन मेरे देखते देखते अव्यवस्थित हो गया, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में लाई। तो राजस्थान में जाट जाति इतनी पीड़ित थी, आप अंदाजा लगाइए। जब कमीशन ने लंबी सुनवाई के बाद रिपोर्ट दी
तो उस रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने कहा कि सामंती ताकतों को जाटों ने खुद के लिए बर्दाश्त किया और सामंती ताकतों की क्रूरता से अन्य पिछड़ी जातियों को भी बचाया। जिस सामाजिक जाजम की हम बात कर रहे हैं, और यह एक्सप्रेशन यूज हुआ, जाट्स वर ट्रीटेड सेवेजली बाय द फ्यूडल फोर्सेस। तो हमने जो लड़ाई आरक्षण की जीती है वो लड़ाई नहीं है, वो हमने हमारा हक प्राप्त किया है। और वो हक हमने, यदि अगर आप मेडिकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो दर्दनाक सिजेरियन तरीके से लिया है, बड़ी मुश्किल से हुआ है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 साल तक 93 से 98 तक कोई प्रगति नहीं। और मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है, जो उस समय मेंबर थे कमीशन के, 1993 में मेंबर सेक्रेटरी जी 3 साल के लिए बने, उनको एक्सटेंशन मिला, वो याचिकाकर्ता बन गए। मतलब उनके उस समय क्या मंसूबे रहे होंगे। मैंने तो कई बार बहस की है और खुले मन से बहस की थी कि वो निर्णय पक्ष में करेंगे, निष्पक्ष होकर करेंगे। पर इतनी साल बाद पता लगा कि उन्होंने 6 साल तक रोके रखा, वो एक अलग बात है। हमारा पीछा न्यायालय में नहीं छोड़ा। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए समाज में, उन्होंने की। ये मैं इस पूरे मुकदमे का सबसे पीड़ादायक विषय यह है जिसके बारे में न्यायालय में मैंने चर्चा नहीं की। जाट आरक्षण आंदोलन जो हुआ धनखड़ साहब, उसमें जो प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने अगुवाई की, उनमें से सबसे प्रमुख चेहरा आपका माना जाता रहा है। दूसरे बहुत सारे लोग थे, तमाम लोग इसमें जो अगुवा के तौर पर जिन्होंने संघर्ष में भूमिका निभाई, उन्होंने उसके बदले किसी पर राजनीतिक सौदेबाजी के आरोप लगे। कोई लोकसभा में पहुंच गया, कोई राज्यसभा में पहुंच गया, कोई खुद नहीं पहुंच पाया तो अपने परिजनों को टिकट दिलवा दिया। आपने किसी तरह का कोई फायदा इसका नहीं उठाया, या दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने ये मौका क्यों गंवाया? आरक्षण में मैं अकेला था ऐसा नहीं है, मेरे से काफ़ी वरिष्ठ लोग भी थे जी, और हमारी जो 7 सदस्य कमेटी थी उनमें मैं एक था जी, और आरक्षण का मैं प्रमुख प्रवक्ता भी था। और मैं कह सकता हूं कि सब ने आरक्षण की आहुति में कसर नहीं रखी, सब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे से भी ज़्यादा किया, और हम 7 के अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हम पहचानते नहीं हैं, पर आरक्षण की लड़ाई को सही अंजाम तक देने में उनका बड़ा योगदान रहा है। समाज का हर वर्ग एक तरीके से खड़ा हो गया कि हमें आरक्षण का लाभ मिले। और आपको आश्चर्य होगा कि जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, उनके किसी के परिवार को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला था। ये आप ये देखिए जी। तो समाज का काम करते हुए ये नहीं सोच सकते कि ऐसी तराजू जिसमें नफा नुकसान हो, ये तराजू समाज के काम करते समय बंद कर देनी पड़ती है। आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से आऊँ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर, तो धौलपुर और भरतपुर के जाटों का जो मामला है वो उलझा रह गया। अब कुछ चुनिंदा लोगों ने शुरुआती दौर में अगर इस आग्रह के साथ अपनी बात को रखा कि हम तो शासक वर्ग से आते हैं, और उस वजह से पूरी जो बिरादरी है, पूरा जो वर्ग है वो उसको सफ़र करता रहे, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी और संघर्ष की ज़रूरत है, या कानून के मोर्चे पर अभी और राहत की ज़रूरत है? हमारी दृढ़ मान्यता है कि राजस्थान में जाट जाति पीड़ित रही है, एजुकेशनली बैकवर्ड रही है, सामंती ताकतों का वो शिकार रही है, और सबसे ज़्यादा शिकार रही है, ये रिपोर्ट का संकेत देती है। आंदोलन में कारणवश भरतपुर धौलपुर सम्मिलित नहीं हो पाया, और उसका कारण ये रहा कि भरतपुर धौलपुर को केंद्र स्तर के ऊपर आरक्षण नहीं मिला। जब केंद्र स्तर पर नहीं मिला कि उन्होंने इच्छा व्यक्त नहीं की थी, तो राज्य स्तर पर भी नहीं दिया गया। पर 2000 के शुरुआत में वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर भरतपुर धौलपुर को दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र स्तर के आरक्षण की बात की, तो उन्होंने राजस्थान में तो सही माना भरतपुर धौलपुर को छोड़कर, पर बाकी जगह सही नहीं माना। तो न्यायालय के समक्ष एक मामला था कि हम भरतपुर धौलपुर को क्यों दें जब केंद्र स्तर पर नहीं मिल पाया। तो हमने
दलील दी कि यदि यही आधार है तो उत्तर प्रदेश में जाटों को राज्य स्तर पर है और केंद्र पर नहीं मिला, खत्म हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में वो भी खत्म हो जाना चाहिए। तो हमने कहा ये कानूनी कारण नहीं हो सकता, राज्य में अलग हो सकता है, केंद्र में अलग हो सकता है, उस फैसले का किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। पर न्यायालय ने जैसा निर्णय से जाहिर है वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर बड़ी तीखी टिप्पणी की है, उसको जल्दबाजी की रिपोर्ट बताया गया है। पर एक बात हमारी फिर भी मान ली कि भरतपुर धौलपुर के संबंध में भी जो अब तक हुआ है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रोस्पेक्टिवली नहीं मिलेगा, और उसमें भी दरवाजा बंद नहीं किया गया है। क्योंकि हमारे पक्ष को कमजोर नहीं माना गया, रिपोर्ट को कमजोर माना गया है। आपका मामला बहुत मजबूत है और मैं रिपोर्ट गलत दे दूं तो शर्मा जी का हित हो जाएगा। तो शर्मा जी कहेंगे रिपोर्ट गलत है, मेरा मामला मजबूत है, तो वो कमीशन के समक्ष जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों का मामला भी मजबूत है और रिपोर्ट कमजोर थी, इससे मामला कमजोर नहीं है, और कमीशन के समक्ष जाकर अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है सकारात्मक नतीजा आएगा। ऐसा लगता है कहीं कि सामाजिक मोर्चे पर थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ा, दूसरी जो जातियां हैं वो जाट समाज के साथ जो यूं कहिए कि जिनके बहुत नज़दीकी थी वो खिलाफ लामबंद हो गई। ग्रामीण खेतिहर समाज में जाट समाज की जो चौधराहट हुआ करती थी या यूं कहिए कि स्वीकार्यता हुआ करती थी वो थोड़ी कम हो गई। जाटों की जो जनसंख्या है वो काफ़ी है, तो जब वो अन्य पिछड़ा वर्ग का हिस्सा बने जी तो निश्चित रूप से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनमें जाट भी हो गए। पहले मान लो 10 पोस्ट के लिए 50 लोग एक कॉम्पीट करते, जाट आने के बाद वो संख्या 50 की बजाय 200 हो गई, तो असर पड़ना स्वाभाविक है। और भाईचारे में कमी आई ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो नई पीढ़ी का जिक्र किया आपसे, क्या जगदीप धनखड़ को नई पीढ़ी के लोग 90 के दशक के एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर ही जानेंगे, या एक बार फिर से राजनीति में आपका पुनरावतार होने की भी कोई संभावना है? राजनीति से तौबा तौबा। मेरे परिवार को भी वो सूट नहीं करती है जी, और मैं राजनीति का वो स्ट्रेस बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। क्यों कि मैं बेसिकली प्रोफेशनल हूँ। मैं राजस्थान में वकालत में कम आता हूँ, देश के अन्य हाई कोर्ट्स में मेरा प्रेजेंस राजस्थान के मुकाबले कई गुना है, पर इस मुकदमे में आया क्योंकि इट वाज कॉल ऑफ माय कम्युनिटी, तो मैं आया। मेरी राजनीतिक रूप से न तो कोई आकांक्षा है, न किसी से प्रतिस्पर्धा है, न मैं समाज की सीढ़ी के ऊपर कोई राजनीतिक लाभ लेने की का अंदाजा भी लगा सकता हूँ। चलिए धनखड़ साहब, आपने ईटीवी के साथ अपने तमाम विचार जो हैं वो खुलकर शेयर किए, बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।